हेलो दोस्तों। तो ये बेसलाइन आकलन के अंतर्गत प्रश्नों के आंसर मैंने देने का प्रयास किया है, संभावित आंसर है। और पहला प्रश्न को लेते हैं। पौधे के कोई दो भागों के नाम लिखिए। तो हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं जड़, तना। एक बच्चे ने गलती से भर दिया था इसमें रेशेदार मूसला। और हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। जब हम दर्पण के सामने दायां हाथ उठाते हैं, जब हम दर्पण के सामने दायां हाथ उठाते हैं तो दर्पण में बायां हाथ उठता है। इसको आप करके भी देख सकते हैं बच्चे लोग। लोहे और लकड़ी के बुरादे को चुंबकीय पृथक्करण विधि से पृथक करेंगे। जल प्रदूषक क्या है? जो जल को प्रदूषण करने वाले जो पदार्थ होते हैं वो जल प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे प्लास्टिक, कचरा, धातु, सीवेज, मानव अपशिष्ट। गंदे पानी को शुद्ध करने के लिए क्या क्या उपाय करेंगे? तो इसके लिए उपाय ये है कि औद्योगिक और शहरी कचरा का सही तरीके से निपटान करना, जल चक्रण करना और जल स्रोतों के पास गंदगी नहीं करना। और निम्न उदाहरण में कौन सा परिवर्तन हो रहा है, भौतिक या रासायनिक? प्लास्टिक की वस्तुओं की जलते हैं तो गैस भी बाहर निकलता है और ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में ही जल पाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, धुआं। तो ये रासायनिक परिवर्तन है। पानी का भाप बनना, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। पानी का भाप बनना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि भाप को हम ठंडा करेंगे तो फिर से पानी में बदल जाता है, मतलब कोई नया पदार्थ नहीं बना। और आइसक्रीम का पिघलना भी एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि फिर को आइसक्रीम को हम जमा सकते हैं। भोजन का पकना एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि भोजन पक गया है, वो वापस अपनी अवस्था में नहीं आ सकता, एक नया पदार्थ वहाँ पर निर्माण हुआ है। दैनिक जीवन में घर्षण एक उपयोगी बल कैसे हो सकता है? घर्षण एक बल है जो दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है। दैनिक जीवन के विभिन्न क्रियाकलाप घर्षण के कारण संभव हो पाता है, जैसे कि चल रहे हैं या हम कुछ लिख रहे हैं तो वह घर्षण के कारण ही संभव हो पाता है। 2 गमले हैं, ए और बी। गमला ए में पौधे लगे हैं और गमला बी में मिट्टी भरी हुई है। दोनों गमलों को तिरछा कर समान मात्रा में पानी डालने पर किस गमले से कम मिट्टी बहकर बाहर निकलेगी? तो गमला ए से कम मिट्टी बाहर निकलेगी, क्योंकि पौधा मिट्टी को बांध कर रखती है, और चूंकि गमला ए में पौधा है इसलिए वो मिट्टी को बांध के रखती है। दैनिक जीवन में आप मापन के कौन से 2 मात्रकों का उपयोग करते हैं? जैसे हम ठोस के लिए हम द्रव्यमान में एसआई मात्रक है किलोग्राम, और द्रव को नापना है जैसे दूध है, तेल है, तो लीटर का उपयोग करते हैं, उसका मात्रक है एल सी। वायु प्रदूषण क्या है, इसके उपाय बताइए। वायु में अवांछित पदार्थों का मिल जाना वायु प्रदूषण कहलाता है। इसका मुख्य कारण है धुआं, फैक्ट्री से, कारखानों से निकलने वाले धुआं और गाड़ियों से निकलने वाले धुआं। पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए, कम से कम 4 भागों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले ये चित्र बना हुआ है, बाहर वाले हिस्से को बोलते हैं बाह्य दल, उसके अंदर वाले को फिर दल, और ये इसमें है वर्तिकाग्र, ये और अंडाशय, ये जो तीनों हिस्सा है वो है मादा जननम, और पुंकेसर परागकोश जो दिखा है वो है नर जननम। आगे चलते हैं। घास की पत्ती व पीपल की पत्ती में पाए जाने वाली नाड़ी विन्यास में क्या अंतर है? पीपल की पत्ती का नाड़ी विन्यास जाली रूपी नाड़ी विन्यास है, जबकि घास की पत्ती का समांतर नाड़ी विन्यास है। आगे चलते हैं। धातु और अधातुओं में अंतर लिखिए। धातु कठोर होती है, अधातु नरम होती है। धातु विद्युत के सुचालक होते हैं और अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। उदाहरण है लोहा धातु और अधातु में कार्बन। लोहे, एल्यूमिनियम आदि के बर्तनों में अचार क्यों नहीं रखा जाता? लोहे, एल्यूमिनियम जो है एक क्या है, धातु है, और अचार जो है कैसी प्रवृत्ति की होती है? अम्लीय प्रवृत्ति की होती है, जो धातु से क्रिया करके हानिकारक पदार्थ बनाते हैं, जिससे कि अचार खराब हो सकता है। इसीलिए कोशिका क्या है? जीवन की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका है। कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहते हैं और क्यों? कोशिका का ऊर्जागृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, क्योंकि श्वसन क्रिया के दौरान एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, और एटीपी जो है सेल के लिए करेंसी है, पैसा है, मतलब वहाँ पर ऊर्जा संग्रहित रहती है, इसीलिए उसको ऊर्जागृह कहते हैं। थैंक यू सो मच।